हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। आज के इस चौथे सेशन में हम बीकॉम पार्ट 1 के व्यावसायिक पर्यावरण पर पुनः चर्चा करेंगे। पहली इकाई के चौथे अध्याय आय एवं राष्ट्रीय आय, इनकम एंड नेशनल इनकम पर आज हम यह समझेंगे कि आय क्या है तथा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि आय क्या है। किसी भी वस्तु अथवा सेवा जिसके प्रतिफल के रूप में हमें रुपया अथवा रुपए के समकक्ष कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप में कोई भी प्राप्ति अर्जित की जाती हो तो वह आय है। आय को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। पहला वास्तविक आय रियल इनकम और दूसरा हस्तांतरण आय ट्रांसफर इनकम। वास्तविक आय रियल इनकम माल अथवा सेवा के प्रतिफल के रूप में उत्पन्न की जाने वाली आय है, जबकि हस्तांतरण आय बिना किसी प्रतिफल के रूप में प्राप्त की जाने वाली आय को कहते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में स्कॉलरशिप, पेंशन इत्यादि को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाएं निम्न हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम आर, पहला सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। इन पर चर्चा आगे के सेशन में हम करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम स्वयं एनएनपी-एफसी का एग्रीगेट है, जिसकी गणना आपको बताई जाएगी। वैयक्तिक व्यय योग्य आय पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो व्यक्तिक आय में व्यक्तिक कर को घटाकर निकाली जाती है। अतः यह जानना जरूरी है कि वैयक्तिक आय क्या है। वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम राष्ट्रीय आय एनएनपी-एफसी में सामाजिक सुरक्षा अनुदान, निगम कर, अवितरित लाभ एवं हस्तांतरण भुगतान को घटाकर शेष बचने वाली राशि है। अतः राष्ट्रीय आय की गणना हेतु इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जान लेना अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की माप के क्या आधार हैं, बेसिस टू द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम यहाँ से समझना चालू करते हैं। राष्ट्रीय आय के माप के लिए तीन मुख्य एग्रीगेट्स बनाए गए हैं। पहला समूह जिसे हम कहते हैं सकल और शुद्ध, ग्रॉस और नेट का एग्रीगेट, जिसमें सकल शुद्ध गणना से अधिक होगा। सकल गणना हेतु शुद्ध गणना में ह्रास यदि जोड़ दिया जाए तो हमें एक ऐसी राशि प्राप्त होगी जो सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण करेगी। नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू ग्रॉस। दूसरा एग्रीगेट घरेलू और राष्ट्रीय डोमेस्टिक और नेशनल कैलकुलेशंस का होगा, जिसमें घरेलू आय राष्ट्रीय आय से कम मानी गई है। यदि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय को घटा दिया जाए तो इससे घरेलू आय प्राप्त होती है। नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी इक्वल टू द डोमेस्टिक इनकम। तीसरे एग्रीगेट के ग्रुप में साधन लागत एवं बाजार मूल्य शामिल है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। साधन लागत वह लागत है जिस पर किसी भी वस्तु अथवा किसी भी निर्माणी उत्पाद को फैक्ट्री में बनाया जाता हो। बाजार में उपलब्ध वस्तु की जो कीमत है वह उसका बाजार मूल्य होगा। बाजार मूल्य साधन लागत से अधिक होती है, अतः बाजार मूल्य में यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएं तो यह साधन लागत होगी। फैक्टर कॉस्ट विल बी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का आशय अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकार द्वारा उपलब्ध सब्सिडी है। अब इन एग्रीगेट्स का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना के मेजर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, आइए थोड़ा इसे समझें।
यदि हम सकल एवं घरेलू इन दो प्रकार के उत्पादों को जोड़ें, सकल एवं घरेलू उत्पादों को जोड़ें, तो सर्वप्रथम हमें सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। इसकी गणना फैक्टर कॉस्ट पर एवं मार्केट प्राइस पर की जा सकती है। यदि हम सकल एग्रीगेट को राष्ट्रीय के साथ जोड़ दें, यदि हम ग्रॉस को नेशनल के साथ जोड़ दें, तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम जीएनपी कहते हैं। इसकी गणना भी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर की जा सकती है। कुल मिलाकर के हमारे पास ग्रॉस कैलकुलेशन के लिए दो प्रकार के एग्रीगेट होंगे, एक जो घरेलू वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त हो और दूसरा जो विदेशों से प्राप्त होने वाली साधन आय के साथ जुड़ा हो। उसी प्रकार यदि हम शुद्ध एग्रीगेट की बात करें, तो शुद्ध एग्रीगेट को यदि हम घरेलू एग्रीगेट के साथ जोड़ें, तो यह शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, जिसकी गणना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर की जा सकती है। इसी के साथ यदि हम शुद्ध एग्रीगेट में राष्ट्रीय एग्रीगेट जोड़ें, तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे हम एनएनपी कहते हैं, जिसकी गणना फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर की जाएगी। एनएनपीएफसी, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, यही हमारी गणना का मुख्य केंद्र होगा। अतः 6 एग्रीगेट्स को अलग अलग अवस्थित किए जाने पर हमें 8 कैलकुलेशंस प्राप्त होती हैं, जिसमें एनएनपीएफसी हमारी राष्ट्रीय आय की गणना होगी। किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसके 3 मुख्य तरीके, इसके 3 मुख्य कैलकुलेशंस हमको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहली विधि मूल्य संवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड है। इसे आउटपुट मेथड, आउटले मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली में कितनी वस्तुएं बनाकर बेची जाती हैं, उनकी मूल्य के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस विधि की शुरुआत सकल उत्पाद की कीमत ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस से की जाती है, जिसका सूत्र विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन होगा। स्टॉक में परिवर्तन से आशय अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक है। सकल उत्पाद की कीमत के पश्चात सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकाला जाता है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। इस गणना के लिए हम जीवीओ एमपी के मान को सूत्र में रखते हुए मध्यम उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्यम उपभोग से आशय उस कच्ची सामग्री से होगा जिसका प्रयोग वस्तुओं के निर्माण में किया जाता हो। तीसरे स्टेप में शुद्ध मूल्य संवर्धन नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, की गणना की जाएगी, जिसमें हम जीवीए एमपी के मान को सूत्र में रखते हुए ह्रास घटाते हैं। और इसके पश्चात यदि हम राष्ट्रीय आय की ओर बढ़ें, तो एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए एनडीपी एमपी के मान को सूत्र में रखते हुए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर शेष विश्व से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार मूल्य संवर्धन रीति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। दूसरी विधि आय विधि या इनकम मेथड है, जिसमें व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसी भी आर्थिक प्रणाली में आय अर्जित करने के 3 मुख्य स्रोत माने गए हैं। There can be 3 sources of generating income in an economic system. पहला कर्मचारियों की आय, compensation of employees, दूसरा परिचालन आधिक्य ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम। पहली आय उस समूह द्वारा अर्जित की जाती है जहां कर्मचारी एवं नियोक्ता का संबंध हो। परिचालन आधिक्य उन व्यवसायियों द्वारा अर्जित की जाती है जो जोखिम लेते हुए किसी आर्थिक क्रिया को निष्पादित करते हो, जिसमें किराया, रॉयल्टी, ब्याज इत्यादि शामिल हैं। मिश्रित आय या प्रोफेशनल इनकम है, जिसमें
श्रम तथा बौद्धिक क्षमता दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। यदि हम कर्मचारियों की आय, परिचालन आधिक्य और मिश्रित आय को जोड़ दें तो तीनों प्रकार की आय को जोड़ने से हमें पहला अग्रीगेट NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। इसे राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करने हेतु NDP-FC को सूत्र में डालते हुए शेष विश्व से प्राप्त साधन आय को जोड़ देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। यह राष्ट्रीय आय निकालने की दूसरी विधि है। तीसरी विधि व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड है। इस विधि के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली में व्यय किए जाने वाले या खर्च किए जाने वाले मुद्रा के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। किसी भी आर्थिक प्रणाली को 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, अतः इन समूहों का जो व्यय होगा उसमें सर्वप्रथम घरेलू व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, जिसे हम PFCE कहते हैं। दूसरा व्यय फर्मों का सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, GDCF। तीसरा, जिसे हम सरकारी व्यय या जिसे हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं, यह सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC होगा। चौथा, जो कि खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व द्वारा किया जाने वाला खर्च, जिसे हम शुद्ध निर्यात कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका सूत्र एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा। तो किसी भी खुली अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणाली के 4 स्तंभ हैं, उनके द्वारा यह 4 खर्चे किए जाते हैं। यदि हम चारों व्ययों को जोड़ें तो जो हमें पहला अग्रीगेट प्राप्त होगा वो GDP-MP होगा। GDP-MP को राष्ट्रीय आय NNP-FC में परिवर्तित करने हेतु GDP-MP सूत्र में लगाते हुए ह्रास घटाकर शेष विश्व से प्राप्त साधन आय जोड़ दी जाए, यह राष्ट्रीय आय की गणना होगी। अतः यह जानना महत्वपूर्ण है कि आय विधि तथा व्यय विधि द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का मान एक ही होगा। राष्ट्रीय आय का मौद्रिक एवं वास्तविक माप, नॉमिनल एंड रियल मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। यदि किसी भी देश की आय की गणना की जाती हो तो उसे 2 आधारों पर केंद्रित किया जाता है, या तो आय मौद्रिक मॉनिटरी होगी या वह वास्तविक आय रियल इनकम मानी जाएगी। आइए समझे ये दोनों क्या है। पहली, मौद्रिक आय भौतिक उत्पत्ति की प्रति इकाई कीमत से प्राप्त आय का योग मौद्रिक आय है। यह प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय मानी जाती है, जबकि वास्तविक आय आधार वर्ष की कीमत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन होगा। यह स्थिर कीमत पर आय मानी गई है। इसी को हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। संभावित राष्ट्रीय आय प्रोबेबल नेशनल इनकम आय का वह स्तर होगा जहां पूर्ण रोजगार पर उत्पत्ति के साधनों द्वारा आय अर्जित की जाती हो। इसके पश्चात राष्ट्रीय आय के घटक 7 प्रकार के होंगे, जिसमें सबसे पहले उपभोग कंजम्पशन, जिसे हम घरेलू उपभोग भी कहते हैं। दूसरा, लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर। तीसरा, सांख्यिकी विसंगति। चौथा, शुद्ध निर्यात होगा। 5वें स्तर पर सकल विनियोग सकल निवेश रखे गए हैं। इसके अलावा स्टॉक में वृद्धि और चालू कार्य अथवा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण को रखा गया है। इन 7 कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो किसी भी राष्ट्रीय आय का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू कंप्यूट अ नेशनल इनकम? राष्ट्र की दीर्घकालीन व अल्पकालीन आर्थिक निष्पादन के मापन हेतु राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय एवं आर्थिक कल्याण की नीति निर्धारण हेतु राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यापार चक्र में समृद्धि अथवा मंदी के काल का सूचक यह राष्ट्रीय आय है। रोजगार के स्तर का विश्लेषण अथवा समष्टि आर्थिक विश्लेषण
राष्ट्रीय आय द्वारा किया जाता है। अतः राष्ट्रीय आय के माप द्वारा हम यह जान सकते हैं कि देश में उपलब्ध संसाधनों का कितना सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है। आशा है राष्ट्रीय आय की गणना आप स्वयं कर पाएंगे। अगले सेशन में अगले अध्याय की ओर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।